गाइज, आज हम लोग यूजी नेट क्लास में लेक्चर 3 पढ़ेंगे। शिक्षण अभिक्षमता के बारे में पेपर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग ने बात की थी पिछली कक्षाओं में कि शिक्षण अभिक्षमता त्रिमुखी प्रक्रिया है ना। और शिक्षण के उद्देश्य के बारे में अध्ययन किए थे। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य है ना। संज्ञानात्मक अनुप्रयोग, संश्लेषण विश्लेषण करना, तर्क वितर्क करना। भावात्मक में आकलन करना, किसी चीज़ की प्रतिक्रिया, अंतःकरण। क्रियात्मक के कौशल विकास के बारे में अध्ययन किए थे। अब अपन बात करेंगे शिक्षा के समान उद्देश्य। शिक्षण के समान उद्देश्य शिक्षा के समान उद्देश्य, ठीक है। शिक्षण के समान उद्देश्य के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। शिक्षा के समान उद्देश्य में ये 4 प्रकार के हुआ। कितनी प्रकार के? 4। पहला सार्वभौमिक उद्देश्य। सार्वभौमिक उद्देश्य, ठीक। और दूसरा है सार्वभौमिक उद्देश्य में यूनिवर्सल की बात की जाता है। यूनिवर्सल यानी पढ़ना लिखना, यही सब आता है। पढ़ना लिखना ये सब सार्वभौमिक, ठीक है। और विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत जैसे डॉक्टर बनना है ना, इस तरह से। तीसरा है व्यक्तिक उद्देश्य। इसमें सबका अलग अलग विकास। चौथा है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य कहें तो सबका, है ना, सबका विकास है ना, विकास, ठीक है। इतनी बात कर लिए। अब आगे चलते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट को समझते हैं। ठीक है। ब्लूम जो है, 1956 में शिक्षण के 3 उद्देश्य बताए। 56 में शिक्षण के 3 उद्देश्य है ना बताए। शिक्षण के 3 उद्देश्य, ठीक है। शिक्षण के 3 उद्देश्य है ना। इनको दी शिक्षण के 3 उद्देश्य में 3H की संज्ञा दी गई, ठीक है। 3H की संज्ञा। 3H में कौन होता है? पहला H जो होता है ये हेड, और दूसरा जो होता है हार्ट, और तीसरा होता है हैंड। ये 3 उद्देश्य बताए है ना। शिक्षण ब्लूम 1956 में शिक्षण के 3 उद्देश्य बताए, यानी 3H की संज्ञा दी गई, ठीक है ना। H की संज्ञा दी गई। पहला दिया हेड, दूसरा हार्ट और तीसरा हैंड, ठीक है।
हेड का मतलब होता है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, और हार्ट का मतलब होता है भावात्मक, याद रखिएगा। और हैंड का मतलब होता है क्रियात्मक। एकदम अच्छे से बारीकी बारीकी से समझेंगे, है ना। संज्ञानात्मक में अनुप्रयोग करेगा, अनुप्रयोग, ठीक, या फिर शोध भी कह सकते हैं, शोध भी कह सकते हैं। संज्ञानात्मक मस्तिष्क में सोचेगा। तर्क वितर्क भी करेगा, तर्क करेगा, वितर्क करेगा, संश्लेषण विश्लेषण, संश्लेषण विश्लेषण ये भी करेगा, या फिर विचार विमर्श, ये विचार या विमर्श भी करेगा। ये हेड में आ गया, क्योंकि मस्तिष्क से ही तो अनुसंधान करेगा, मस्तिष्क से ही तो शोध करेगा, मस्तिष्क से ही तो तर्क करेगा, मस्तिष्क से ही तो संश्लेषण विश्लेषण करेगा, और मस्तिष्क से ही विचार उसमें आएंगे, है कि नहीं। अब बात करते हैं हैंड के। भावनात्मक में आता है, देखिएगा, भावनात्मक में जो आता है वह है अंतःकरण। अंतःकरण, अंतः करने का मतलब होता है किसी चीज पर प्रतिक्रिया देना, है ना। किसी चीज का प्रतिक्रिया का मतलब आप पिछले हम बताए थे कक्षा में कि पिछली अंतःकरण का मतलब हुआ कि उसके दिमाग में ये चीज अनुप्रयोग कर रहा है, अब वह क्या दिल पे ले रहा है, नहीं ले रहा है कि नहीं, अंतः करेगा। अब वो सोच के बताना चाहेगा, है ना। भावनात्मक रूप में किसी व्यक्ति बीमार है तो आप देखिएगा कि उसमें भावनात्मक कितनी आती है, उससे पता चल जाएगा, है कि नहीं। और हैंड का मतलब क्रियात्मक, क्रियात्मक का मतलब होता है ये शारीरिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, ठीक है, शारीरिक क्षमता, ठीक है। अब ब्लूम के 1956 में दिया था शिक्षण के 3 उद्देश्य, 3H की संज्ञा जिसको बोलते हैं, हेड, हार्ट और हैंड, ठीक है। अब आकर बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं गैगने और ब्रिक्स के अनुसार। गैगने व ब्रिक्स, इसके अनुसार शिक्षण के उद्देश्य जो होते हैं, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य 5 प्रकार के। कितना प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला क्या आवेगा? ज्ञानात्मक रणनीतियाँ बनाना, ज्ञानात्मक रणनीतियाँ बनाना, ठीक है। दूसरा है, ज्ञानात्मक रणनीतियाँ का मतलब क्या होता है? याद करने पर बल, है ना, याद करने पर बल, है नहीं। दूसरा है बौद्धिक कौशल, बौद्धिक कौशल, बौद्धिक कौशल। और तीसरा है समस्या का इसमें बौद्धिक कौशल में क्या है? समस्या का समाधान करने का प्रयास, समस्या का समाधान करने का प्रयास। बौद्धिक मनोवृत्ति या मनोदृष्टि, मनोदृष्टि आप किस प्रकार से लर्न करते हैं, इसमें आता है आप किस प्रकार से लर्न करते हैं। और चौथा है मौखिक सूचना, जो मौखिक
मौखिक सूचना। और चौथा है, पांचवा है संचालन तंत्र। संचालन तंत्र। ठीक है। सारी ज्ञानात्मक रणनीतियाँ के अंतर्गत ज्ञानात्मक रणनीतियाँ के बनाना। पहला क्या है, गगनयाल ब्रिक्स ने शिक्षण के उद्देश्य के 5 तरीका बताए। शिक्षण कितने उद्देश्य है? 5 उद्देश्य है। 5 उद्देश्य। अब 5 उद्देश्य है ज्ञानात्मक रणनीतियाँ बनाना। पहला क्या, ज्ञानात्मक रणनीतियाँ। ज्ञानात्मक रणनीतियाँ मतलब क्या हुआ कि याद करने पर बल, है ना। यानी शिक्षक जो बताया है कि नहीं, बताता है, वो ट्रिक के माध्यम से बताता है, तो उसी को रणनीतियाँ बोलते हैं, है नहीं। ट्रिक हुआ, कुछ अपना ट्रिक बताए, किसी को सिखाया, ट्रिक मतलब कि वैसे ऐसे याद करना भाई, है ना, कैसे याद करना है, तो अपना अपना ट्रिक हो गया। दूसरा है बौद्धिक कौशल। बौद्धिक कौशल का मतलब कि समस्या का समाधान करने का प्रयास कर। बौद्धिक कौशल की समस्या जो आती है वो आप बुद्धि से ही तो कर सकते हैं ना। तीसरा आता है मनोदृष्टि। आप किस प्रकार से लर्न करते हैं। मनोदृष्टि का मतलब होता है आपको लर्न करने का तरीका कैसी है ना। चौथा है मौखिक सूचना, जो मौखिक बोलकर हम लोग करते हैं। और संचालन का मतलब है शारीरिक क्षमता, इसके अनुसार आप लर्न करते हैं। ठीक है। अब आगे बात करेंगे, अब आगे बात करते हैं शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर के 3 होते हैं। शिक्षण के स्तर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला स्मृति स्तर, दूसरा बौद्धिक स्तर, और तीसरा चिंतन स्तर, है ना। इसको बौद्धिक को हम बोध स्तर भी कहते हैं, है कि नहीं। रिफ्लेक्टिव लेवल इसको बोला गया है, रिफ्लेक्टिव लेवल। और इसका है मेमोरी लेवल। और इसका है अंडरस्टैंडिंग, है ना। ये हुआ 3 प्रकार के स्तर होते हैं। ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग जान लेते हैं कि तीनों स्तर में कौन क्या कह रहा है। ठीक है। चलिए, पहला है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर को हम मेमोरी लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी लेवल भी कहते हैं। मेमोरी लेवल किसने दिया? प्रवर्तक, ये दिया हार्वर्ड ने। मेमोरी लेवल किसने दिया? यह हार्वर्ड, प्रस्तावक कहिए, है ना, यह हार्वर्ड ने दिया। दूसरा है कि इनका जो है फैक्ट, ये तथ्यों को यानी फैक्ट को याद करने पर बल देती है। याद करने पर बल देती है, याद रखिएगा,
याद करने पर बल देती है ना, याद करने पर बल। और तीसरा पॉइंट है तर्क वितर्क। इसमें जो तर्क वितर्क होता है, तर्क वितर्क, वितर्क, तर्क वितर्क यानी तार्किकता का कोई महत्व नहीं। तर्क वितर्क यानी तार्किकता का कोई महत्व नहीं। ठीक है, कोई महत्व, तार्किकता पर कोई महत्व नहीं। सोचना विचारना कुछ नहीं करना, सिर्फ जो दे दिया उसको याद करना है। बच्चा को जैसे मैं याद करने पर बल कैसे देगा, देखिए फैक्ट याद करने कैसे बल देती है। स्मृति का मतलब क्या है, जैसे कोई बच्चा अगर छोटा है, उसको सीधा सा आप कुछ नहीं, छोटा बच्चा है अभी 3 बरस या 4 बरस का है, तो उसको आप सीधे क्या करेगा, लिखो बाबू 1 2 10 तक दे लिखेगा। उसको एकदम याद कराना, उसको सोचना कुछ नहीं है, वो सिर्फ कहना है कि 1 से 10 तक पहाड़ा याद कर लो, तो वह फैक्ट हो गया कि भाई यही याद करना है। तो ये तर्क यही हो गया कि भाई याद करने पर बल देते। इसमें जो है प्रश्न उत्तर विधि का कोई महत्व नहीं। प्रश्न उत्तर विधि का कोई महत्व नहीं है ना। इसमें प्रश्न उत्तर विधि का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। अब इनकी उद्देश्य की बात करते हैं, है ना। उद्देश्य के अंतर्गत पहले ना चरण की बात करते हैं। स्मृति स्तर में कुछ चरण है, चलिए आज आगे बात करते हैं। स्मृति स्तर ये जो चरण है, चरण ये जो है 4 प्रकार के चरण है। कितनी प्रकार के चरण, 4। पहला आता है उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक। उद्देश्य में कहता है कि फैक्ट को याद करना है, फैक्ट को याद रखें, याद करें, है ना। क्या करें, फैक्ट को याद करें। दूसरा है संरचना बनाना, संरचना बनाना, क्या है, संरचना बनाना, ठीक है। संरचना बनाने के अंतर्गत क्या होगा, जैसे योजना बनाना है, योजना बनाना है कि भाई पढ़ाना क्या है, फिर प्रस्तुतिकरण करिएगा, प्रस्तुति करिएगा, फिर तुलना करिएगा, तुलना करना होगा, फिर सामान्यीकरण होगा, सामान्यीकरण, फिर मूल्यांकन करना, ये है ना, मूल्यांकन करना। इसके अंतर्गत संरचना बनाने के अंतर्गत योजना बनाना, प्रस्तुतिकरण करना, तुलना करना, सामान्यीकरण करना और मूल्यांकन करना के अंतर्गत आता है। तीसरा है सामाजिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली क्या है, शिक्षक की भूमिका, है ना। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, शिक्षक की भूमिका, भूमिका, और या फिर कहेंगे महत्वपूर्ण भूमिका जो है सो महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण होती है ना। क्योंकि भाई जब समाज में रह रहे हैं तो शिक्षक उसको होना चाहिए, उसकी भूमिका क्या है। चौथा है मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत जो हमने पढ़ाया वो सही में याद हुआ उसको या नहीं हुआ, है कि नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे
बौद्धिक स्तर, ठीक है। बौद्धिक स्तर। दूसरा है बौद्धिक स्तर, बौद्धिक स्तर, ठीक, बौद्धिक स्तर। तो बौद्धिक स्तर का मतलब हुआ, ध्यान से देखेंगे सुनेंगे, इसके प्रवर्तक जो है, प्रवर्तक मोरिसन ने दिया। कौन दिया? मोरिसन। मोरिसन स्तर भी कहा गया है। परीक्षा में पूछे मोरिसन स्तर को दूसरा नाम क्या कहते? तो बौद्धिक स्तर, प्रवर्तक हो गया। अब शिक्षक में जो इसमें बौद्धिक स्तर है, इसके भी चरण हुए। तो इसके भी चरण में पहला चरण है उद्देश्य। उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य में क्या है कि छात्रों को विषय की समझ विकसित करना। छात्रों को विषय की समझ को विकसित करना, विकसित करना, है ना। उद्देश्य है कि छात्रों को विषय की, छात्रों में क्या, छात्रों को नहीं, छात्रों में जो विषय है, विषय की समझ को विकसित करना। बच्चा को आपने पढ़ा दिया, अब उसमें आना चाहिए, सीखा नहीं सीखा, प्लस उसमें बुद्धि आना चाहिए कि हमको करना क्या है कि नहीं। अब वह सोचने समझने की शक्ति उसमें आने लगी, है कि नहीं। दूसरा है ये शिक्षक छात्रों में, देखा, शिक्षक छात्रों में विषय को समझ विकसित करता है, यह शिक्षक। दूसरा है छात्रों को आदर्श व लक्ष्यों को समझाने का प्रयास शिक्षक करता है, कि छात्रों के आदर्श व लक्ष्यों को समझाने का प्रयास करती है। प्रयास क्या करती है? शिक्षक जो है छात्रों में आदर्श व लक्ष्यों को समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात, अब जैसे बच्चा है इंटर पढ़ना चाहता है, 10th पढ़ लिया, इंटर पढ़ना चाहता है, तो इंटर पढ़ने के अनुसार वह बच्चा जो है शिक्षक के पास जाता है और शिक्षक से कहता है कि सर हम कौन सा क्षेत्र का चुनाव करें जिससे हमको फायदा हो। तो उसमें क्या करेगा? इंटर में 3 पार्ट हुआ, 3 पार्ट हुआ, एक आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो यह साइंस है। अब यह उसमें देखा गया कि रुचि तुम बाबू किस में लेते हो। तो बच्चा अगर साइंस में बोलता है तो ऐसा करो तुम साइंस ले लो, साइंस स्ट्रीम ले लो। मैथ अगर उसमें भी देखा है कि मैथ बायोलॉजी तुमको अच्छा लग रहा है कि मैथ अच्छा लग रहा है, तो उसमें क्या होगा कि बच्चा कहेगा कि नहीं हमको मैथ अच्छा लगा। तब तुम यह काम करो भाई, मैथ से लेकर पढ़ो। तो ये क्या करेगा? लक्ष्य को समझाने का प्रयास किया कि नहीं किया, कि भाई तुम्हारे अंदर साइंस का जागृति है, साइंस पढ़ने लायक है, तुम यही पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आती है बात संरचना। संरचना बौद्धिक स्तर में चल रहा है। संरचना पहला है अन्वेषण करना, अन्वेषण मतलब रिसर्च करना। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, है ना। पहले खोज करेगा, फिर प्रस्तुति करेगा, फिर क्या होगा? अनुकूलन, उसके अनुकूल रहेगा, अनुकूल करेगा, है ना। यानी अब बताते हैं अभी। फिर उसका व्यवस्था,
व्यवस्था और उसके बाद वर्णन, वर्णन या सारांश। ठीक, देखिए यहाँ पे अन्वेषण का मतलब हुआ रिसर्च, रिसर्च करें। रिसर्च हो गया कि भाई यह करना, उसके बाद प्रस्तुति हो गया। अनुकूलन का मतलब है कि बच्चा को एचडब्ल्यू, जो बच्चा सीख रहा है उसको भाई अनुकूल है या नहीं है, उसको होमवर्क देख के चेक करते हैं अनुकूल में है कि नहीं है। दूसरा व्यवस्था होना चाहिए, छात्रों जो है अपने ज्ञान को स्वयं लिखकर प्रस्तुत करता है ना। जैसे मान लिया कि बच्चा को होमवर्क दे दिए तो बच्चा क्या करेगा, सीखा या नहीं वो लिख के लाएगा। अब जो वह लिखता है तो वह अपना बुद्धि से गाय पर लेख लिखना है, तो अपनी बुद्धि से गाय पर लेख लिखता है, लेकिन उसको गलतियां पता नहीं रहता है ना। जब छात्र चेक करता है तो उसको क्या करता है कि नहीं, उसको ज्ञान ये गलती है वो गलती है ऐसे करके उसको समझाया जाता है कि नहीं। अब वर्णन मैंने संसार ये हुआ, ये जब देख लिया अपने से लिखेगा तो ये तो व्यवस्था हो गया, और यह क्या करेगा, अपना वर्णन करना चालू करना है। जैसे कि भाई एग्जाम नेट है, पेपर है, उसके बाद ज्ञान द्वारा अपना उम्र में भर देता है नहीं। जैसे अभी परीक्षा दिया है तो उम्र सीट में मान लें कि परीक्षा सीट या नेट हो गया जो भी है, तो उसमें क्या है, जब उसमें ऑप्शन आता है तो आप क्या करते हो, उसमें अपने स्तर से उसमें ज्ञान जो आप सीखा उसके अनुसार टिक लगाते हैं। तो जिसके पास जितना जो ज्ञान है उसके अनुसार वह सीख लेता है ना, और उसके अनुसार सही हो या गलत हो वह उसमें लिख देता है कि नहीं। इसी को हम कहते हैं वर्णन, सब व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत फिर उसके बाद रिजल्ट होती है तो उसके बाद वर्णन किया जाता है। ठीक, अब आती है बात सामाजिक प्रणाली, है ना। सामाजिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत छात्र व शिक्षक दोनों की भागीदारी होती है। इसमें छात्र व शिक्षक दोनों की भागीदारी, दोनों की भागीदारी होती है। और नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रणाली, है ना। मूल्यांकन प्रणाली कहते हैं इसमें वस्तुनिष्ठ होता है और निबंधात्मक दोनों प्रकार के प्रश्नों से बोध स्तर की जांच, ये दोनों प्रकार के प्रश्न हैं और उसी के अनुसार उसकी जांच की जाती है। अब अपन बात करेंगे तीसरा, चिंतन स्तर। चिंतन स्तर, चिंतन स्तर सबसे पहले जानेंगे चिंतन स्तर कौन दिया। इसके प्रवर्तक हंट थे। क्या थे? हंट थे। दूसरी बात करते हैं, इसमें स्मृति स्तर प्लस बोध स्तर दोनों शामिल होते हैं। इसमें स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों शामिल होते हैं। ठीक है। उद्देश्य की बात किया जाए, उद्देश्य तो इसमें छात्रों में मौलिक, यानी छात्रों में मौलिक यानी मूल व स्वतंत्र चिंतन को विकसित व आलोचनात्मक शक्ति का
विकास करना। ठीक है। चिंतन स्तर जो है इसके परिवर्तक हंट ने है। इसके परिवर्तक कौन है? हंट ने। अब इसमें स्मृति स्तर भी आता है, याद भी करिए और समझिए भी, बोधि स्तर भी आया। उद्देश्य कहता है कि छात्रों में मौलिक होना चाहिए, मूल होना चाहिए, है ना, स्वतंत्र चिंतन को विकसित या आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना होना चाहिए। संरचना की बात करते हैं। अब संरचना की बात करते हैं। संरचना 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 जो है समस्या की प्रकृति को जानती है। समस्या क्या आ रहा है? समस्या की प्रकृति को जानती है। समस्या जो होती है वो दो प्रकार से होता है। समस्या जो हुआ, एक हुआ व्यक्तिक और दूसरा हुआ सामाजिक। व्यक्तिक समस्या दो पार्ट में बढ़ गया। पहला डीबी मॉडल के अनुसार, डीबी की मॉडल, डीबी की मॉडल, और दूसरा है कुर्ट लेविन मॉडल। कुर्ट लेविन मॉडल में तीन बातें आई: पॉजिटिव आकर्षण, नेगेटिव आकर्षण और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आकर्षण। ठीक है। डीबी मॉडल जो है, यह जो है डीबी की मॉडल, इसमें भी दो बातें आई। इसको हम आगे चर्चा करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव कैसी बात है? जैसे कोड लेवल का मॉडल क्या है, देखिए समस्या है क्या, एक तो भाई सोच रहा है कोई परीक्षा समस्या आ गया, कोई परीक्षा दे रहा है और फेल कर जाए, या तो सोचेगा अच्छा फिर से तैयारी कर लेता हूँ जहाँ गलती है ना, नेट की परीक्षा पास करनी है तो सोचेगा कि बार बार परीक्षा दे रहा और फेल कर जा रहा है, तो उसमें क्या आएगी, थोड़ा सा आएगा कि अरे यार तो बार बार हम फेल कर जा रहे हैं, तो उसको क्या करना होगा अच्छा कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करते हैं, तो उसको पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या रहे, अरे यार इसमें नहीं करना है ठीक, दूसरे की तैयारी करते हैं। फिर पॉजिटिव, करूं कि ना करूं, ये सब कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है कि नहीं। डीबी की मॉडल की बात करते हैं। डीबी की मॉडल, डीबी की मॉडल देखिए, डीबी की मॉडल, डीबी की मॉडल एक तो होता है पद रहित और दूसरा होता है दो गोल की समस्या। समस्या के अंदर दो गोल की समस्या। ठीक है। पद रहित समस्या क्या है? समस्या जैसे मान लिया कि आपने एग्जाम, जैसे मान लिया कि एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे मान लिया क्या है, लेक्चरर बनना है। अब वहाँ पे खोज रहा है कि नेट पास हो, पीएचडी भी हो, है ना, और एमए हो, लेकिन आपके पास सिर्फ, आपके पास क्या है, एमए की डिग्री। तो वहाँ पे आप क्या करिएगा, नेट तो है नहीं, पीएचडी तो है नहीं, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, वंचित हो जाइएगा, नहीं भर पाइएगा फिलअप जो है से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जिसके कारण इसी को कहते हैं पद रहित समस्या। दो गोल की समस्या में क्या है, अब देखिए, अब एक दो गोल का मतलब क्या है कि एक आपको
शिक्षक में नौकरी लग गया, एक आपको रेलवे वाला में लग गया, है ना, रेलवे में लग गया। अब आपको क्या होगा, दोनों में तो आपको जॉब नहीं करना है, जब भी करेंगे तो एक ही को में करेंगे। तो आपको इस समस्या आ गया कि शिक्षक में करूँगे कि रेलवे में करूँगे। तो ये प्रकार का जो है समस्या जो है से 2 गोल की समस्या आती है। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, ठीक है। सामाजिक प्रणाली में क्या है, इसमें छात्र सक्रिय रहता है, छात्र सक्रिय रहता है। छात्र क्या था, छात्र सक्रिय। वातावरण कक्षा कक्ष का, वातावरण कक्षा कक्ष का खुला व स्वतंत्र रहता है, खुला रहता है, खुला व स्वतंत्र के तंत्र, खुला व स्वतंत्र। मूल्यांकन प्रणाली क्या है, मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली जो है जिसके अंतर्गत निबंधात्मक ये सब प्रक्रिया आ जाती है। ठीक है, अब शिक्षण के चर पढ़ते हैं। शिक्षण के चर, हालांकि अगले क्लास में बताएंगे हम लोग या पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही है। आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँ, है ना। कहीं अगर त्रुटि हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप मुझे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको फिर से सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।